कंपैरिजन भी किससे करते हो भारत का? उस भिखमंगे चट्टे पाकिस्तान देश में हम लोग रहते हैं जहाँ पर 18% GST देना पड़ता है हमको पढ़ाई पे, और 18% GST देना पड़ता है हमको नचनिया वाले काम में। 29 से 30 लाख रुपए के बीच में फॉर्च्यूनर की कीमत। ये भारत सरकार का टैक्स होगा। अभी इसमें स्टेट टैक्स लगी। इंडिया से खरीदता है और अपने यहाँ 60 से 65 रुपए में बेच रहा है। भूटान चचा इंडिया से तेल खरीदते। तुम्हारे घर से मंदिर जाओगे तो पैसा लगेगा, और वो पैसा तुम्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी लाके नहीं दे रही है। भैंस के तबेले में एग्जाम सेंटर करवा। हम वोट किसके बेस पे देते हैं? मंदिर और मस्जिद के बेस। जो मेरी आंख देखेगी वही मेरे मुंह से निकलता है, ठीक? ना किसी का लेके खा रखा है, ना भैंस की टांग मेरे को कोई पार्टी लाके खिला रही है। यार पुलिस का भेज दिया है भाई पाकिस्तान से। ये मत सोचो भाई कि मैं नहीं SSC का पेपर दे रहा तो मेरे को क्या पड़ेगा। भाई प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सोशल मीडिया पे कम से कम एक स्टोरी लगा दो। राजस्थान का आपने सेंटर भेजा है अंडमान निकोबार। सो हेलो जी मेरे रील्स के चाहने वाले, कैसे सभी? होप सब बढ़िया नहीं होगे। क्या बोला तूने? बल्कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए भाई। बड़ा हरामी हो बेटा भाई। तो आपका भाई फिर से आ चुका है नए नए तगड़े तगड़े रील्स लेके, और ट्रेंडिंग मीम्स के रील्स, ठीक है? तो बहुत सारी और मीम्स चीज़ें चल रही हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा, हंसी मजाक से थोड़ा सा साइड हटके, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना और बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। रंगारंग कार्यक्रम नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि आज हंसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो पहले तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पहले तो तुम लोग को मैं हंसाऊंगा, ठीक? तो हंसाते हैं। तो अपना अस्त्र शस्त्र उठा लिया है भाई, और अस्त्र शस्त्र का पैटर्न भी खोल लिया है। चलो शुरू करते हैं। पहला मीम्स स्टार्ट। वेट फॉर एंड। ओके, बात तो सही है। सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनी है, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को के सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। कहाँ से आते ये बताओ, लोग भाई? दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन कहाँ से आते हैं? वो वाली कहावत तुम लोगों ने सुनी है ना भाई? पूरी रामायण खत्म हो गई और भाई साहब को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि राम जी कौन थे। तो गुरु जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भाई जो दुशासन था वो बहुत बुरा व्यक्ति था। तो फिर दीदी से पूछा कि दुशासन अच्छा व्यक्ति था या पांडव? तो दीदी बोल रही है कि दुशासन। मतलब साफ शब्दों में बताने के बाद भी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। वाह दीदी, वाह दीदी, वाह दीदी। मुझे ये ट्रेंडिंग रील्स याद आ रहा है भाई, मीम्स। वाह दीदी, वाह वाह दीदी, वाह दीदी नहीं दीदी, वाह दीदी। तो चलो भाई, दीदी का तो ठीक है भाई, दीदी सही है दीदी का। चलो भाई दूसरा देखते हैं। दूसरा अपने पास क्या है? महिलाओं पर धर्मगुरुओं के बयान पर ओके। आशीष सिन्हा। पिछले दिनों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों पर एक अधम टिप्पणी की, जिसको लेकर पूरे देश में भूचाल मच गया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांगी। यह मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मथुरा के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज ने युवक युवतियों के चरित्र पर ही उंगली उठा दी है और आपत्तिजनक बयान दे दिया है। प्रेमानंद महाराज ने एक बयान में कहा कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमकर विवाद खड़ा हो गया, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वृंदावन के संतों को आखिर भाई साहब जी ने बोला है वो लड़कियों को लेकर ऐसा बयान। पहले तो भाई अपने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज लेवल देखो, इंडियन मीडिया का लेवल कहाँ है? अभी इस समय SSC पेपर को लेके चीज़ें मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है? उस पर कोई भी हमारे जो बड़े लेवल की मीडिया है उस पर बात नहीं कर रही है। मीडिया कौन सी बात कर रही है कि
प्रेमानंद महाराज जी ने ये कह दिया लड़कियों के बारे में, और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने लड़कियों के बारे में ये कह दिया। तो भाई इन सब चीज़ों पे पहले तो मैं कुछ बोलने से पहले मैं तुम लोग को पूरी वीडियो दिखाता हूँ जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था, ठीक है। तो पहले तो वो वीडियो तुम लोग देखो भाई, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मैं 1 सेकंड रुको। हाँ, ये है थी। अगर 4 पुरुषों से तुम्हारा मिलने का स्वभाव रहा है तो तुम एक पुरुष में नहीं टिक सकती। अगर 4 लड़कियों से मिलने का स्वभाव रहा है तो एक लड़की में नहीं टिक सकते। अब गृहस्थी तुम्हारी क्या होगी? तुम देख रहे हो हमारा पति औरों से बात कर रहा है, औरों के साथ खेल रहा है, वो देख रहे हैं कि हमारी पत्नी औरों से बात क्या करती रही है। पूरी तरीके से गृहस्थी तो तब होती जब एक दूसरे से प्यार होता। मेहनत करके पूरे दिन आया, लड़कियों के लिए नहीं कहा, स्वागत किया, तो वो जीवन लगा के यहाँ यार कोई जीवन है, ठीक, दोनों के लिए कहा है। और ये से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भी है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कहा गया भाई, लड़की और लड़का दोनों के लिए कहा गया। बट हमारे इंडियन मीडिया की तो तुम लेवल देख रहे हो कहाँ पहुँच गई है। वो मेन टॉपिक युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए उस टॉपिक को छोड़ के इनको ये टॉपिक मेन है कि भाई लड़कियों के बारे में प्रेमानंद महाराज जी ने ये कह दिया। सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं कहा भाई, लड़कों के बारे में भी कहा था, ठीक है। और ये चीज़ आज की सच्चाई है, युवा हूँ पता है, ठीक है, तुमको भी पता है। ये चीज़ आज की सच्चाई है और सच्चाई से तुम भागो मत, ठीक। सच्चाई होती है, ओके। तो ये चीज़ आज की सच्चाई है और तुम सच्चाई के साथ भागो मत, ये चीज़ सच्चाई है, ठीक। और आगे देखिए, आगे और सारी चीज़ें मेरे को बोलना बहुत कुछ है भाई, बट मैं फड़ास निकाल नहीं रहा। मैं बहुत चीज़ है जो फेमिनिस्ट के नाम पे आप लड़कियां कहती हो कि भाई, और मैं थोड़ा इस टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि एक खुशबू पटानी करके, खुशबू या खुशी करके कुछ है, वो क्या बोलते हैं, दिशा पटानी की बहन, उसका मेरे को नाम एग्जैक्ट नहीं पता, खुशबू या ऐसे कुछ है, ठीक है। तो उसने कहा था कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो हैं वो मेरे सामने मिल जाए तो मैं उनका मुंह तोड़ दूँ, ठीक है। तो पहले तो उस पर मैं एक वीडियो दिखा दूँ तुम लोग को भाई, एक चीज़, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। एक वीडियो में दिखाता हूँ, और जस्ट अ सेकंड, मेरे को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड भाई। अगर होगा तो मैं ज़रूर ढूंढ के बताता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। एक सेकंड, कहाँ गया यार, क्या बोलते। समाज के ठेकेदारों को ये सोचना चाहिए कि यार यहाँ माताएं, वृद्ध माताएं कहाँ से आई हैं, ये बेचारी ठोकर खाते हुए कोई नाती पहुँचाता है और यहाँ आती और कितने प्रकार से सेवा करते हैं। तुम लोगों ने देखा, मतलब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने कई सारे वृद्धा क्या घर कोई करने वाला है, बूढ़ी होते हैं, घर वाले भी रूठ जाते हैं, इतना नहीं करते हैं, वो भी मार के भगा देते हैं। उनके आश्रम में डेली करीब लाखों लोग खाना खाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो भाई तुम लड़कियां जो ये जो खुशबू पटानी जी है बोल रही थी मुंह तोड़ देंगे, और हमें अपना पहनने का अधिकार है, जैसा भी है, फेमिनिस्ट के नाम पे हमें कुछ भी पहनने का अधिकार है, कुछ भी पहन सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता ऑन द नेम ऑफ द फेमिनिस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ऑन द नेम ऑफ द फेमिनिस्ट आप वेस्टर्न कल्चर अपनाइए भाई, जो आपको पहनना है पहनिए। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आप जो अपने मर्जी से पहन रही हैं, ठीक है, उसमें आप चाह रही हैं कि कोई आपको टोके ना, कोई बोले ना, बट जो आप उसके साथ वो क्या बोलती हैं, कहती हैं कि हमें रेस्पेक्ट चाहिए सीता माता वाली, ठीक है। तो आप अपने मर्जी से कपड़े पहनिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक। तो उसी हिसाब से, उसी लॉजिक के हिसाब से आपको किस तरह का रेस्पेक्ट देना है, सीता माता वाली रेस्पेक्ट देना है या एक अलग किस्म का रेस्पेक्ट देना है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। आप अपना कपड़ा किस तरह से पहन रही हैं वो आप डिसाइड कर रही हैं, तो आपको रेस्पेक्ट किस हिसाब से देना है वो हम डिसाइड करेंगे, ना कि आप डिसाइड करेंगे कि आप मॉडर्न रहिए और आप वेस्टर्न रहिए। मॉडर्न में नहीं रहते हैं आप वेस्टर्न रहिए और आपको रेस्पेक्ट मिले सीता माता वाली, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। तो
खुशबू पटानी जी, अगर कभी भी आप तक, मैं उतना फेमस तो हूँ नहीं, बट कभी भी अगर ये वीडियो क्लिप या कुछ भी निकल के आप तक पहुँच जा रहा है तो मैडम आप एक टाइम का खाना किसी गरीब को खिला के देखिए, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और आपका नाम तो आपकी बहन की वजह से है, नहीं तो आपका कोई नाम भी नहीं है, ठीक है। और जिसका आप मुंह तोड़ने की बात कर रही हैं वो डेली लाखों लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो खुशबू पटानी जी थोड़ा चीज़ें देख के बोला करिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, और अच्छे अच्छे मुद्दों पे बात करेंगे हम लोग। आज है अपने पास, ये देखो आप, एसएससी ने राजस्थान के छात्रों का खेला, ओके। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? है राजस्थान का, आपने सेंटर भेजा है अंडमान निकोबार, भाई वाह वाह मेरे भाई वाह। मतलब देश के युवा की माँ बहन आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर, बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, ठीक है। और इसी बीच एक और वीडियो दिखाता हूँ मैं आप लोग को, देखो भाई वीडियो फुल नेम, बिहार पुलिस एग्जाम सेंटर पाकिस्तान। एक सेकंड राजन बिहार 7 प्रदेश पाकिस्तान। बिहार पुलिस का भेज दिया भाई पाकिस्तान सेंटर, वो भी कोई राजन नाम का लड़का जो भाई करंट पाकिस्तान सेंटर। ओह माय गॉड। तो भाई चीज़ें बात कर रहा था, अब मैं थोड़ा सीरियसली आप लोगों से कुछ चीज़ें बात करना चाहूँगा भाई, ऑब्वियसली। और पहले तो मैं बता दूँ कि भाई ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट करता, ना मैं कुछ जानता, ठीक है। जो मेरी आंख देखेगी वही मेरे मुंह से निकलता है, ठीक। ना किसी का लेके खा रखा है, ना भैंस की टांग मेरे को कोई पार्टी ला के खिला रही है, ना बीजेपी की पार्टी ला के मेरे को खाना खिला रही है, ना कांग्रेस ला के खिला रहा, और ना वो साइकिल वाले कौन से हैं जो भी हैं साइकिल वाले, वो समाजवादी, यस समाजवादी, वो भी ना मेरे को ला के खिला रहे हैं, ना वो झाड़ू वाले ला के खिला रहे हैं, ना हाथी वाले ला के खिला रहे हैं, ठीक। तो मैं अपना खा रहा और जो मैं देख रहा वही मैं बोल रहा, ठीक। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करता ना करूँगा, ठीक। पहली बात चीज़ें क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है, सही। अब चीज़ें सुनो भाई, फ़िलहाल के टाइम में जो चीज़ें चल रही है, मैं फ़िलहाल के टाइम के लिए के बात करूँगा ना, मैं पीछे नहीं जाऊँगा कि चीज़ें पीछे क्या हुई थी। मेरे को इतिहास से लेना देना भी नहीं है, इतिहास जाए अपनी मैया की सासू मैया में, ठीक है। मैं करंट चीज़ों को लेके बात करूँगा, ठीक। करंट चीज़ों में हम मंदिर और मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं। मैं हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके चलूँगा भाई, मैं हूँ हिंदू, ठीक। लेकिन मैं सीधी सी बात करता हूँ भाई रोज़गार की। पहले तो तुम मेरे को रोज़गार दो, ठीक। क्योंकि मैं भी फार्मा कर रहा हूँ, एक युवा हूँ और मेरे को भी नौकरी की ज़रूरत है आने वाले टाइम में। अभी तो मेरा कोर्स भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई हमें चाहिए मंदिर और मस्जिद। हम चीज़ें हिंदू जो है मंदिर के लिए लड़ रहा और मुस्लिम जो है मस्जिद के लिए लड़ रहा कि हमको चाहिए मंदिर, हमको चाहिए मस्जिद, ठीक है। और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। हम वोट किसके बेस पे देते हैं? मंदिर और मस्जिद के बेस पे देते हैं कि ये पार्टी हमको मंदिर देगी, ये पार्टी हमको मस्जिद देगी, हमको ये मिलेगा, हमको वो। और 72 वादे किए जाते हैं और ऐसा वैसा बोला जाता है, ठीक। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता है। और फिलहाल के टाइम में जो एसएससी का पेपर चल रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ भाई कि उनका सेंटर तो पहले इधर उधर भेजा गया। पहले टाटा करके कोई कंपनी थी जो कि एसएससी का पेपर कराती थी, अभी एसएससी का पेपर किसी और के हाथ में दे दिया गया है। तो उन भाई साहब ने तो पहले तो एसएससी का फॉर्म का जो फिलअप से जो फिल करते हैं वो करीब 350 से 360 रुपये था। अभी इन भाई साहब ने, इन जो नए वाले आए हैं
करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए, वो 2 से 20 से 250 के बीच में ऐसा कुछ चार्ज है उनका, ठीक है। तो और सेंटर भेजा गया, जैसे मैंने अभी रील्स दिखाया, अंडमान निकोबार, ठीक। और ये कोई यूपी का लौंडा, उसका तमिलनाडु भेज दिया गया, इधर भेज दिया गया, उधर भेज दिया गया, मतलब 500, 600 किलोमीटर दूर सेंटर भेजा जा रहा है। भाई ये कहाँ का वो है कि भाई तुम सेंटर भेज रहे हो, वो भी एडमिट कार्ड आ रहा है एग्ज़ाम के 2 दिन 3 दिन पहले, तुम भाई कौन सा भाई लौंडा पहुंच जाएगा तुम्हारे 500 से 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पहुंच जाएगा भाई लौंडा। वो भी लौंडा पहुँच, चलो भाई किसी भी तरीके से, तो गरीब फैमिली का लौंडा है, किसी भी तरीके से इधर उधर करके पहुँच गई है, ठीक है, किसी भी तरीके से पहुँच गया। पहुँचने के बाद तुम बोल दो रहे हो भाई एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम कैंसिल, ठीक है। और कहीं कहीं तुम एग्ज़ाम कंडक्ट भी करवा रहे हो, तो वहाँ पर तुम भैंस के तबेले में एग्ज़ाम सेंटर करवा रहे हो, और वो भी करवा रहे हो तो ठीक है, करवाए तो कम से कम भैंस के तबेले में ही करवाओ। तुम जहाँ करवा रहे हो वहाँ का ना पंखा चल रहा ना कुछ चल रहा, ठीक। दूसरी बात, वहाँ के जो माउस है, माउस कभी कभी बीच बीच में तार छोड़ दे रहा, काम ही ना कर रहा। कीबोर्ड में कभी कहीं कुछ के जो क्या बोलते हैं लेटर होते हैं वही गायब है। तुम कौन सा एग्ज़ाम करवा रहे हो भाई, हैं? मतलब तुम्हारे लौंडे, और फिर जो अंधभक्त पड़े हुए हैं, हिंदू जो मंदिर चाहते हैं और मुस्लिम जो वो चाहते हैं, क्या बोलते हैं, मस्जिद चाहते हैं भाई, और तुमको चाहिए हमको तो मंदिर मस्जिद चाहिए भाई। अभी एक वो गृह मंत्री कौन है यार, अमित शाह जी, उनका मैं अभी एक क्या बोलते हैं क्लिप स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने बोला मध्य प्रदेश में आई थिंक चुनाव होने वाला। मैं इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखता, फालतू चीज़ों के बारे में। मैं SSC की बात आई इसलिए मैं चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी देश का युवा हूँ एंड देश के युवा के लिए मैं बात करूँगा, ठीक है, और ये मेरा अधिकार है। तो भाई उनकी मैं बात सुन रहा था, वो आई थिंक 3 दिसंबर की बात हो रही थी उसमें, कि 3 दिसंबर को आप हमें मध्य प्रदेश में चुनाव जितवा दीजिए, हमारी सरकार बनवाइए, हम आपको अयोध्या में श्री राम लला जी का दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। अब मध्य प्रदेश के कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग इस बेस पे देंगे कि भाई हम तो राम लला जी के दर्शन करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे पढ़े लिखे जाहिलों, मेरी एक बात सुनो, मेरे पढ़े लिखे जाहिलों सुनो, अगर तुम सिर्फ इस बेस पे दोगे कि हमको तो राम लला जी के दर्शन करने को मिलेंगे, ऑब्वियसली करो भाई, अच्छी बात है, आप भक्ति भाव करो, लेकिन इस बेस पे वोट दोगे तो भाई तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। क्योंकि अगर तुम वोट दो, किसको भी दो, मैं नहीं बोल रहा कि तुम बीजेपी को दो, बीजेपी को मत दो, इनको दो या उनको दो, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी दो। हमको मतलब है रोजगार से, अगर हमें रोजगार मिल रहा है, हमें एक नौकरी मिल रही है, तो हम उस नौकरी से तुम पैसे कमाओगे तो तुम मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट पे जाना, मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेके तुम सीधा अयोध्या एयरपोर्ट आना, अयोध्या एयरपोर्ट आके बढ़िया अयोध्या में होटल लेना, रुकना, बढ़िया रामलला जी के दर्शन करना, प्रसाद वसाद ले के दर्शन करना, अच्छे से दर्शन करना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में तुम ऐसी की तैसी मत करवाओगे, एक बार दर्शन कर लोगे, वो भी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से सोच समझ के वोट दो जिसको भी दे रहे हो। और रोज़गार की बात करो मेरे भाइयों, रोज़गार, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम लोग भाई, हम सब अनपढ़ जाहिल गवार लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि नहीं समझोगे, क्योंकि हमको चाहिए मंदिर, हमको चाहिए मस्जिद, और कुछ तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए मंदिर मस्जिद। क्योंकि भाई मेरे पढ़े लिखे जाहिलों, मंदिर और मंदिर में कपूर जलाने के लिए भी, अगरबत्ती लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, ठीक है, और उस पर भी लगती है GST, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? प्रधानमंत्री तुम्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी ला के नहीं देगी वो पैसा, ठीक है। मंदिर मस्जिद पे जाने के लिए भी पैसा लगता है, तुम्हारे घर से मंदिर मस्जिद जाओगे तो पैसा लगेगा, और वो पैसा तुम्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी ला के नहीं दे रही है। तुम काम करोगे तब पैसा आएगा और जाके दर्शन करोगे, ठीक है। और मस्जिद में जाके तुम चद्दर चढ़ाओगे तो उसका भी पैसा तुमको तुम्हारी जेब में पैसा रहेगा, तो तुम चद्दर खरीदोगे तब जाके चद्दर चढ़ाओगे। और लोहबान जलाने के लिए भी तुमको तुम्हारी जेब में पैसा रहेगा, तुम जाके लोहबान खरीदोगे तब जाके लोहबान जलाओगे मज़ार पे, ठीक है मेरे जाहिलों। और तुमको सुनाता हूँ एक चीज़ और, सुनो तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मेरे भाइयों, सुनो। भारत
में पेट्रोल की कीमत है, तेल की कीमत है लगभग 100 रुपये, 97 से 100 रुपये है, फिलहाल 100 रुपये चल रहा है, ठीक है, लगभग पूरा 100 रुपये, ठीक। और जो भूटान भाई साहब है, भूटान चाचा को तो जानते होंगे, दूसरे देश है, भूटान चाचा इंडिया से तेल खरीदते हैं। भूटान में तेल बिकता है 62-63 रुपये से लेके 65 रुपये तक, अप्रॉक्स 60 से लेके 65 रुपये के बीच में तेल बिकता है। इंडिया से खरीदता है और अपने यहाँ 60 से 65 रुपये में बेच रहा है, और हमारे इंडिया में उसी तेल की कीमत 100 रुपये लीटर है। अब तुमको मैं पूरा फिजिक्स समझाता हूँ, इसका मॉडल समझाता हूँ, मेरे अनपढ़ जाहिलो गवारों रुको, क्योंकि तुम लोग अंधभक्त हो, तुमको वही समझ में आएगा। तो सुनो, खाना खा के आया हूँ ना, तो पहले तो सुनो, इराक से पेट्रोल बैरल में आता है, ठीक है। जो हम इंडिया ज़्यादातर जो पेट्रोल होता है वो हम लोग इराक से लेते हैं, ठीक है मेरे भाइयों, इराक का देश है तो वहाँ से लेते हैं, तो वहाँ से आता है बैरल में। तो एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, ठीक है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, ठीक। और एक बैरल की कीमत होती है अप्रॉक्स $75 से $85 के बीच में, ठीक है। तो लगभग अप्रॉक्स तुम पकड़ लो $80 उसका बीच का पकड़ लो, ठीक है। तो लगभग 1 लीटर मतलब एक बैरल में तो हो गया 159 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर का तेल, 1 लीटर तेल का कीमत हो गया लगभग $0.50, अप्रॉक्स 41.5 रुपीज़ इन रुपीज़, ठीक है, INR में 41 रुपया 5 पैसे, ठीक है। तो इसमें ये जो तेल आया है ये रॉ तेल आता है, मतलब कच्चा तेल आता है, इसको रिफ़ाइन करना पड़ता है और चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये जाके यूज़फुल तेल होता है, मतलब उस लायक तेल बनता है कि हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो अभी हम अपने पास कच्चा तेल आया 41.5 रुपये, मतलब 41.5 रुपये में हम अपने देश में तेल लेके आ गए, ठीक। अब हमारे देश में क्या क्या खेला होता है वो सुनो, मेन खेला तो हमारे देश में होता है, ठीक है, वहाँ से तो सस्ते में आ गया, मेन खेला हमारे यहाँ होता है। शिपिंग कॉस्ट हम लोग लगाते हैं 2 से 3 रुपया पर लीटर, ठीक, शिपिंग चार्ज हो गया। अब रिफाइनरी उसको बढ़िया से रिफाइन करने में, यूज़फुल बनाने में कॉस्ट लगता है 4 से 6 रुपया पर लीटर, ठीक। उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट, मतलब जैसे पंप हो गया और स्टोरेज हो गया, उसका पंप लाइन हो गया, ये मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, इस पे लगता है 2 से 3 रुपया पर लीटर, ठीक है। अब सुनो, भारत सरकार का टैक्स इस पे कितना लगता है, 20 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पे और 15 रुपया प्रति लीटर डीजल पे, ठीक है। ये भारत सरकार का टैक्स होगा। अभी इसमें स्टेट टैक्स लगेगा, अभी ये भारत सरकार का टैक्स लगा है, अभी इस पर स्टेट टैक्स लगेगा। स्टेट टैक्स कितना होता है 15 से 25 रुपया, मतलब हम लोग बीच का पकड़ा लेते हैं 20 रुपया, ठीक। अभी ये स्टेट टैक्स भी लग गया 20 रुपया। अब पेट्रोल पंप वाले ला रहे हैं तो भाई उनको भी कुछ मार्जिन चाहिए, भाई फ्री फंड तो बेचेंगे नहीं, तो वो लोग मार्जिन लेते हैं 3 से 4 रुपया 1 लीटर में, ठीक। तो सब मिला के अपने पास आ गया 42 रुपये का तेल हो गया अपने पास, ठीक। 3 रुपया शिपिंग कॉस्ट लग गया, रिफाइनरी में 5 रुपया लग गया, बीच का मैं पकड़ रहा हूँ अप्रॉक्स वाला, ठीक। और उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट 3 रुपया हो गया अपने पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने को टैक्स लगाई 20 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाई 20 रुपया, और पेट्रोल पंप का मार्जिन हो गया 4 रुपया, लगभग 97 रुपया। ये थोड़ा आगे पीछे होकर 100 रुपया तक पहुंच जाता है आराम से, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि भाई इराक से आपको अपने को तेल मिला 40 रुपये 41 रुपये में, और रिफाइनरी सब लेके अपन लोग 60 रुपये में तेल बेच सकते हैं, ठीक है। 60 रुपये तक, 65 रुपये तक, ठीक है, तेल आराम से बिक सकता है। लेकिन उसमें डबल टैक्स, भारत सरकार भी टैक्स ले रही है 20 रुपया, स्टेट में है उसमें भी टैक्स लगेगा 20 रुपया। खेला देख रहे हो। अब तुम सुनो, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने जाओगे लगभग 40 से 45 लाख रुपया, 50 लाख रुपए तक नॉर्मल फॉर्च्यूनर, ठीक है। अब फॉर्च्यूनर तो ले लिए, फॉर्च्यूनर की असली कीमत होती है 29 से 30 लाख रुपए के बीच में फॉर्च्यूनर की कीमत है। अब तुमको एक चीज़ और बताऊं मैं, शौक हो जाओगे तुम लोग, जाके सर्च कर लेना। और जो टोयोटा जो कंपनी है टोयोटा की, वो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पे करीब 50 से 60 हज़ार रुपये ही कमाती है बस। अब और तब इतनी महंगी कैसे हो गई भाई,
ये 30 लाख की फॉर्च्यूनर अपने को मिलती है लगभग 50 लाख रुपए में। तो भाई यहाँ पर खेला होता है, क्या खेला होता है? और पहले तो GST लगेगा, फिर CESS लगेगा, ठीक है, GST प्लस CESS प्लस रोड सर्विस टैक्स प्लस ग्रीन कार्ड। उसके बाद इन सब लगने के बाद आप कार खरीदोगे, कार खरीदने के बाद आपको रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स, फिर फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, और पेट्रोल लोगे तो उसमें भी टैक्स हर जगह टैक्स। तो भाई अपने देश की सबसे दुर्भाग्य की बात है कि भाई उस देश में हम लोग रहते हैं जहाँ पर 18% GST देना पड़ता है हमको पढ़ाई पे, और 18% GST देना पड़ता है हमको नचनिया वाले काम में, फन प्रोग्राम देखने में। तो भाई कम से कम इस चीज़ की तो देख लो यार कि कंपैरिजन भी तुम पढ़ाई का, शिक्षा का कंपैरिजन तुम नचनिया से कर लो भाई, हैं? सॉरी, ये चीज़ें क्या ही कर सकते हो भाई इस देश का। और चीज़ें हैं भाई, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं भाई। अभी तुम लोगों ने सुना होगा भाई कि हाँ टैरिफ टैक्स, ये अभी तुम लोग बहुत लोग कहोगे भाई टैरिफ लग गया अपने को क्या, अपन तो खा रहे हैं पी रहे हैं मस्त है। टैरिफ हमारे मोदी चाचा ने कहा था कि भाग जा रहे थे अमेरिका के पास, वो डोनाल्ड ट्रम्प चाचा के पास, कि ट्रम्प चाचा बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में तो ऐसे लोग पड़े हैं कि ट्रम्पवा को जिताने के लिए हवन कर रहे थे, ट्रम्पवा को जिताने के लिए हवन कर रहे थे कि ट्रम्पवा जीतेगा, ट्रम्पवा की सरकार आएगी, अच्छा बनेगा, मोदी जी से अच्छा बनता है, हमारे इंडिया से अच्छा बनता है। ट्रम्पवा ने 25 से 26% का टैरिफ टैक्स लगा दिया। अब तुम कुछ लोग पढ़े लिखे जाहिल क्या कहेंगे कि टैरिफ टैक्स लगाने से क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो तुमको सिंपल भाषा में बताता हूँ, अगर मान लो कोई देश अपने से 100 रुपये में एक शर्ट खरीद रहा, तो टैरिफ टैक्स लगने के बाद उस देश के किसी भी डीलर को 100 रुपये की शर्ट 125 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। अगर वो भारत से 100 रुपये का शर्ट ले रहा था, अब वही शर्ट उसको 125 रुपये में मिलेगा, तो वो कहाँ लेगा भाई, वो दूसरे देश में जाएगा, दूसरी जगह जाएगा जहाँ उसको वही शर्ट 105 रुपये 110 रुपये में मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लेगा वो। हमारे यहाँ इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। लेकिन नहीं, उनको तो भाई हम लोग को तो सिर्फ मंदिर मस्जिद। ऑब्वियसली भाई धर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, धर्म इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई धर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम सब कुछ छोड़ के धर्म नॉर्म छोड़ दो, भाई धर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली धर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, बट रोजगार से ज़्यादा नहीं ना भाई। तुम्हारा पेट रहेगा तो ही तो तुम पूजा पाठ करोगे भाई। एक सेकंड रुक जाओ यार, मेरा ये भी, तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो ही ना तुम पूजा पाठ करोगे भाई, है पूजा पाठ करोगे या दुआ सलाम करोगे। तुम्हारा जब पेट ही नहीं भरा रहेगा तो भैंस के टाइम तुम दुआ सलाम क्या करोगे भाई, तुम कौन सा पूजा पाठ कर लोगे मेरे भाई, बताओ ये। हाँ, अगर मैं इसमें कुछ भी भाई देखो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं पहले भी बोला, मैं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चीज़ें नहीं करता भाई, बट सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर तुम्हारा पेट भरा रहेगा, तुम्हारी फैमिली का पेट भरा रहेगा तो तुम चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं करोगे। तो सिर्फ धर्म, और देखो भाई उनकी भी गलती नहीं है, वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं क्योंकि तुम धर्म के नाम पे वोट दे रहे हो। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि अगर कोई तुमसे धर्म के नाम पे वोट मांग, कोई तुमसे गलत करवा रहा है क्योंकि तुम गलत करना ही चाहते हो, इसलिए वो तुमसे गलत करवा रहा है। वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं क्योंकि तुम धर्म और जाति के नाम पे वोट दे रहे हो। अगर वो एक रोजगार के नाम पे वोट मांगेंगे तुम साले वोट नहीं दोगे। और हमारे यहाँ तो युवा नेता भरे पड़े भैंस की आँख, सालों को, जाहिलों को एक चीज़ नहीं पता रहेगा, लेकिन हम तो युवा नेता हैं भैया। हमको तो आज हमको इन भाई साहब के साथ गुफ्तगू करने का वो मिला, क्या मिला, ऐसे सब लिखते हैं ना फेसबुक पे, नाका साकी नाका सालों, पढ़े लिखे जाहिलों युवा नेता बनते हो आज। और कौन से वो चलते हैं, बजरंग दल, RSS और पता नहीं कौन कौन सी चीज़। और मुसलमानों में बहुत सारे ग्रुप होंगे ऐसे, जैसे हिंदू में चलता है RSS, बजरंग दल, ये सारी चीज़ें, ऐसे मुसलमानों में भी होगा। तो भाइयों आज एक हिंदू मुस्लिम का डिबेट हो जाता है तो उसमें तो सारे चीज़ें, सारे लोग हिंदू की ग्रुप कूद पड़ोगे, मुस्लिम की ग्रुप कूद पड़ोगे। लेकिन आज SSC के युवा रोजगार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो उसमें तो कोई नहीं बोलने जा रहा, कोई भी RSS वाले नहीं जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करवाने कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं।
कोई भी मुस्लिम का ग्रुप नहीं जा रहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का डिबेट थोड़ा सा हो जाए तो उसमें सारे लोग कूद पड़ेंगे कि भैया मंदिर मस्जिद है। लेकिन आज युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें कोई नहीं जा रहा, टीचर का मार के हाथ तोड़ दिया जा रहा है। ये हमारे देश का हाल है, जहाँ और गुरुओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं गुरु को सड़क पे घसीटा जा रहा है। दिस इज आवर इंडिया। और हम कंपैरिजन भी किससे करते हैं, साला कंपैरिजन भी किससे करते हैं भाई, हैं? नेताओं के बहकाव में आके तुम कंपैरिजन भी किससे करते हो भारत का, उस भिखमंगे चट्टे पाकिस्तान से, उस भिखमंगे बांग्लादेश से, उस भिखमंगे भूटान से, उनसे करते हो भाई। इंडिया देखो ये, और वो चट्टा ये इतना तुम उनसे कंपैरिजन करते हो, हैं? अपना लेवल देख रहे हो, कंपैरिजन भी किससे कर रहे हो भाई? कंपैरिजन भी तुम उससे करो ना, चाइना से। अगर चाइना से एक भूमि विवाद छोड़ दिया जाए तो हमको चाइना से सीखने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, कि चाइना कहाँ पहुँच गया और हम इंडिया में कहाँ पहुँच गए, कहाँ है इंडिया वाले, कहाँ हैं और चाइना की तुम कोई भी वीडियो देख लो भाई, जो इंडिया से चाइना जाते हैं घूमने, उन ट्रैवलर्स का तुम वीडियो देख लो, तुमको चाइना लगेगा कि भाई चाइना है कहाँ और इंडिया कहाँ। तुमको एक चीज़ बताता हूँ, मोबाइल चलाते हो ना भाई, चाइना में खुद का डीप स्पीक करके एक ऐप है, ठीक, और अमेरिका का खुद का ऐप है चैट GPT। इंडिया का क्या है क्या, एस्ट्रो टॉक। लॉगिन करो और ब्याह कब होगा वो जानो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब आएगी वो जानो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग गई वो रिटर्न कब आएगी वो जानो, तुम्हारा ब्रेकअप पैचअप में कैसे चेंज होगा वो जानो। ये हमारी इंडिया है। ड्रीम 11 पे सट्टा लगाओ, 1 करोड़ रुपया जीतो। इंडिया में ये सारे ऐप है। चाइना लगभग इंडिया और चाइना एक साथ आज़ाद हुए, ऑलमोस्ट आगे पीछे करके, ठीक। लेकिन भाई चाइना का खुद का ऐप है, सारी ऐप वो चाइना खुद का चलाता है, और हम अमेरिका का चलाते हैं, सारी चीज़ें अमेरिका का चलाते हैं। और उड़ते कितना है, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हमारे पास ये मिसाइल है, वो है, फलाना ठिकाना। सालों गूगल मैप अमेरिका का है, वो जो निसलवा जाता है वो अपने से तो जाता नहीं है, वो भी रेडार में वो मैप के थ्रू जाता है। और वो अमेरिका ऐसे बैठ के ऐसे सिस्टम में थोड़ा सा एरर मार दे, गलत इधर से उधर कर दे, तो तुम्हारा अपना मिसाइल अपने ही देश में गिर जाए। ये तो हाल है इंडिया का भाई। बुरा लगेगा, सुनोगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि इंडिया अपने देश की बुराई में भी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करे भाई, पॉलिटिकल इतना कचड़ा हो गया ना भाई, कि अपने देश की भी बुराई बोलनी पड़ रही है कि भाई अपना देश इस कंडीशन में पहुंच चुका है, जहां चाइना इंडिया से 50-60 साल आगे की चीज़ें सोच चुका है भाई। रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे ना तो इंडिया को चाइना की बराबरी करने में 70 से 80 साल लग जाएंगे, सिर्फ बराबरी करने में। सोच रहे हो भाई, आज इंडिया में इतनी भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं कि अगर 10 घंटे का ट्रेन का सफ़र है तो वो 2 घंटा 4 घंटा लेट ही रहेगा। तुम ऑब्वियसली मान के चलो कि अगर 10 घंटे का सफ़र है तो तुम 10 घंटे की जगह 12 घंटे बाद ही पहुंचोगे उस जगह पर। ये इंडिया का हाल है मेरे भाई 2025 में। और जब नेता वादा करेंगे हम तो 2000 इतने में, 2030 में, 2040 में भारत को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, 2014 से 25 में तक क्या कर लिए थे कि अब 35 तक तुम ले जा रहे हो भाई, हैं? हमारे गृह मंत्री जी का एक और बयान था कि हम भारत को कुछ टाइम में भारत पूरा सामान्य होगा, भारत में सिर्फ हिंदी भाषा अच्छी से बोली जाएगी, हर जगह हिंदी भाषा बोली जाएगी। साला अपने भारत में तो मुझे लगता भी नहीं है कि ये इंडिया ही है। यहाँ तुम ये जरा एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाओगे तुमको लगेगा साला क्या है। हमको बचपन से सिखाया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इंडिया में सारी जगह हिंदी चलती है, और अभी महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे राजनीति की जा रही है। कहाँ कभी हमारे भारत में कभी धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति की जाती है। जब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है तो फिर बोली के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे राजनीति की जाती है। और जब वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं फिर आ जाते हैं हम क्या बोलते हैं इसको,
जाति के नाम पे वो कर देते हैं। हम यादव हैं तो हम अखिलेश को वोट देंगे, हम फलाना है तो हम इनको वोट देंगे, हम ढिमकाना है तो इनको वोट देंगे, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बिरादर हैं। अरे तुम्हारी नाका नाकी साका नाका, तुमको गरियाने का मन करता है। जब तुम्हारा सगा भाई एक टाइम पे तुम दो सगे भाई सगे नहीं होते एक टाइम पे शादी होने के बाद, तो तुम्हारा वो नेतवा तुमको साथ कैसे देगा बे? हैं ये अकलवा नहीं लगा पाते हो रे? हैं जब तुम एक टाइम पे जब सगा दो सगे भाई साथ नहीं होते हैं तो नेतवा का घंटा तुम्हारा साथ देगा ना? हमको तो भैया मंदिर चाहिए, हमको तो भैया मस्जिद चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए भाई, चाहिए, लेकिन उससे पहले रोजगार भी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट हर सेक्टर पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। रोड अच्छा है, मंदिर मस्जिद अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, हर चीज़ अच्छा है, बट एजुकेशन सेक्टर का क्या है भाई? अभी मैंने योगी जी का कुछ टाइम पहले वो देखा था, वीडियो देखा था, जहाँ योगी जी ने कांवरियों के ऊपर खुद आके फूल बरसा रहे थे, फूल के फेंक रहे थे। बहुत अच्छी बात है भाई, अपने धर्म को प्रमोट कीजिए, अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छा बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं उसको ही सपोर्ट कर रहा है कि भाई करना चाहिए, ये नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बट जब कोई युवा अपने हक के लिए बोल रहा है तो उस पर भी तो आइए भाई, उस पर भी तो आइए और उसकी बात सुनिए। लेकिन ना, वहाँ तो आप नहीं आएंगे। आई एम नॉट टारगेटिंग योगी जी, योगी जी इज़ वेरी गुड मुख्यमंत्री, लेकिन जैसे युवाओं का हाल है भाई, रोजगार भी तो दो भैया, हैं? जब पेट भरा रहेगा तभी तो चीज़ें अच्छी लगेंगी। और लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ मरते हैं भाई। तुम लॉजिकली सोचो भाई, एक चीज़ लॉजिकली तुम सोचो। तुम अपने गली मोहल्ले में, तुम अपने मोहल्ले का एग्जांपल ले लो। तुम्हारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते होंगे। तुम ईद में तुम मुसलमान तुम्हारे घर पे लाके और सेवई उमई देता होगा। दिवाली होली में तुम ले जाके अगले दिन और उसी मुसलमान के घर पे बढ़िया जो भी प्रसाद उसाद रहता ले जाके देते हो। एक अच्छा भाईचारा वाला तुम अपने मोहल्ले में देख लो कि भाईचारा वाला चीज़ें होती है। तो अपने ही तुम्हारे मोहल्ले की तरह और भी सब मोहल्ले में तो होता होगा भाई, और भी मोहल्ले गाँव में होता होगा। लेकिन भाई दिमाग में भर चुका गया है कि भाई मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, इसके नाम पे वो लोग वोट ले रहे हैं और तुम वोट दे रहे हो। और जब युवा को रोजगार देने की बात आती है तो भैंस की टांगी और रोजगार की ऐसी की तैसी हो चुकी है, रोजगार पता ही नहीं कहाँ है। और उसके बाद जब और बात होती है तो क्या बोलते हैं, जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत अधिक है। चाइना में तो जनसंख्या अधिक है भाई, लगभग हमारे इतना ही है, लेकिन चाइना तो अलग लेवल का डेवलप हो चुका है। और इंडिया तो डेवलप का क्या है, जो यहाँ हमको मुझे तो लगता है जो यहाँ था, यहाँ से यहाँ जाने के बजाय यहाँ से यहाँ आ गया। तो भाई अब मैं ज़्यादा उसमें घुसूँगा नहीं, मेरे को ज़्यादा उतना ज्ञान भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें थी मैंने पहले ही बोला, ना किसी भैंस की टांग का लेके खा रहा, ना कुछ कर रहा। जो आँख देखेगा वही मुँह से निकलेगा, सीधी सी बात। तो भाई वीडियो लगभग 40 मिनट का हो गया है, तो ज़रूर तुम लोग देखना भाई, ऑब्वियसली तुम लोग देखना भाई। क्योंकि हमारे मीडिया का लेवल भी इतना गिर चुका है कि एसएससी ऐसे मेन टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा है। प्रेमानंद महाराज जी ने लड़कियों के बारे में क्या कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंडिया में भैया। लेकिन एसएससी युवा को रोजगार कैसे दिया जाए, क्या रोजगार कैसे मिलेगा, वो हमारे यहाँ इंडिया इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। ये तो हमारे इंडिया का हाल है, बताओ क्या करोगे भाई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई बोलने के लिए, लेकिन बस मैं बोलना नहीं चाहता भाई। मैं क्या ही बोलूँ, जो मेन चीज़ें थी वही तो थी, क्या ही बोलूँ। बाकी तुम लोग को सोचना है भाई कि पेट भरा रहेगा तो सब चीज़ें अच्छी लगती है, और जब पेट खाली रहता है तो कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो पहले रोजगार भी नहीं, रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोजगार की बात करो, और जिसको भी तुम वोट दे रहे हो उससे ये पूछो कि भैया मुझे रोजगार में क्या मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई ग्रेजुएशन करने के बाद लौंडा 30,000 की नौकरी भी नहीं मिलती है लौंडों को, फिर वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हमारे देश में हर 2 किलोमीटर पे एक
ठेका खोल सकता है, लेकिन हर 10 किलोमीटर पे एक स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल, एक ढंग का सरकारी स्कूल नहीं है। और तुमको ज़्यादा वो लगे तो अपना दिमाग लगा के अपना दिमाग घुमा लेना कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे शहर में कितने सरकारी स्कूल अच्छे हैं। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ईसाइयों ने संभाल रखा है भाई, चीज़ें देख लेना तुम। मैं बांसी में रहता हूँ, मेरे बांसी में 3 से 4 टॉप स्कूल जो हैं वो ईसाइयों का ही है। हमारे भारत में एजुकेशन ईसाइयों ने ही संभाल रखा है, गवर्नमेंट के नाम पे नल्ला है, कुछ ना है। लेकिन ना हमको तो भैया सबसे पहले मंदिर मस्जिद चाहिए भाई, लेकिन सबसे पहले नहीं भाई, सबसे पहले हमको चाहिए नौकरी। अब कुछ लोग बात करेंगे कि मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, इतना मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। भाई मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए भी पहले 12 पास होना पड़ता है। 20,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तुम पैदा होते हैं मेडिकल कॉलेज में नहीं जाके पढ़ोगे, उसके लिए पहले 12 पास होना पड़ता है, तब जाके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। उसके लिए भी नीट उट निकालना पड़ता है। हमको तो भैया पहले वही चाहिए, रोजगार चाहे भाई, क्या ही बोलूँ। तो किस हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल गवार, पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल गवार। कभी चीज़ें दिमाग अपना बाहर भी निकाल के दे, समझ में आए चीज़ें, ठीक। तो बाकी चीज़ें नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं भाई जो बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा क्योंकि ठीक है। बट जितना जो था मेन था वो बोल दिया भाई। और एक चीज़ रिक्वेस्ट लास्ट में करूँगा भाई कि तुम हम सब युवा हैं, और जितने युवा हो भाई ये मत सोचो कि वो एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो हमें क्या लेना देना। मैं थोड़ी ना एसएससी का पेपर दे रहा भाई। आज तुम भी कभी अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद कभी जाओगे नौकरी करोगे या तुम बिजनेस ही करोगे तो उसमें भी तुमको प्लस GST फलाना ढिमकाना देना पड़ेगा। तो भाई उस चीज़ पे आवाज़ उठाओ। आज उनकी बात है, आज उनके लिए आवाज़ उठाओ। कुछ नहीं कर सकते भाई, आज सोशल मीडिया इतनी पावरफुल है तो एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे हर कोई है भाई, एक स्टोरी कम से कम लगाओ। हर युवा से मेरा एक निवेदन है भाई, हाथ जोड़ के कि कम से कम एक स्टोरी लगाओ। हर युवा कम से कम एक स्टोरी लगा दो भाई कि हो तुम सपोर्टर। ये मत सोचो भाई कि मैं नहीं एसएससी का पेपर दे रहा तो मेरे को क्या पड़ेगा। भाई प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सोशल मीडिया पे कम से कम एक स्टोरी लगा दो, ठीक है भाई। तो वो तुम लोग समझोगे भाई, अंडरस्टैंड करोगे चीज़ें, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला। और आई डोंट नो ये वीडियो मेरा कितना चलेगा, क्योंकि मैं जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं इतना फेमस भी नहीं हूँ भाई। मेरे व्यूज़ भी बहुत नॉर्मल आ जाते हैं, और आई डोंट थिंक चलेगा कि नहीं चलेगा। इन फ्यूचर कभी चल गया अच्छा खासा तो भाई ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, वो बढ़िया हो गए सब, और अपने लाइफ में बढ़िया करो भाई, और चीज़ें अच्छे करो। रोज़गार के लिए भी चीज़ें बात करो, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और रोज़गार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये मत भी करना लेकिन शेयर ज़रूर कर देना। इस वीडियो में ये तो बोलूँगा भाई कि तुम कुछ मत करना लेकिन शेयर ज़रूर कर देना, ठीक। तो और चीज़ें हैं बोलने के लिए लेकिन नहीं बोलूँगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।